नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश में अब तक कोविड के 35 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने हैदराबाद में टीका परीक्षण की नई प्रयोगशाला के निर्माण को मंजूरी दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.06% हुई। संक्रमण से अब तक करीब 3 करोड़ लोग स्वस्थ हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कोविड मामलों में कमी आई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में और ढील दी। कल से कोई सप्ताहांत कर्फ्यू नहीं। पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। महिला क्रिकेट में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में 4 विकेट से हराया। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ने विंबलडन टेनिस में मिक्स्ड डबल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया और यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने यूक्रेन को हराया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड और डेनमार्क आमने सामने। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक कोविड से बचाव के 35 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पहली और दूसरी डोज को मिलाकर कल शाम तक कुल 35 करोड़ 5,42,004 टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण के दौरान कल तक 57,36,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में कल एक ही दिन में वैक्सीन की 28,33,000 पहली डोज और 3,29,000 दूसरी डोज दी गई। 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस चरण के दौरान 18 से 44 वर्ष आयु समूह में वैक्सीन की 50 लाख से अधिक पहली डोज दी गई। इस दौरान आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में 10 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्र सरकार ने हैदराबाद में टीका परीक्षण की नई प्रयोगशाला के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये घोषणा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। एक ट्वीट में श्री रेड्डी ने कहा कि प्रयोगशाला के लिए धनराशि पीएम केयर्स फंड से मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना हैदराबाद के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में की जाएगी और ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में फार्मेसी क्षेत्र के विकास में ये एक बड़ा कदम है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.06% हो गई है। अभी तक इस महामारी से 2 करोड़ 96 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 4,95,533 रोगियों का उपचार चल रहा है। देश भर में कल 738 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। इन्हें मिलाकर महामारी से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4,01,050 हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 41 करोड़ 64 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कोविड मामलों में कमी आई है। पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए कल हुई बैठक में डॉक्टर सिंह ने संतोष व्यक्त किया कि सभी राज्य
संक्रमण दर में गिरावट के मामले में राष्ट्रीय औसत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रिभुई जिले की जेल में संक्रमण फैलने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30 जून को संक्रमण दर 3.96% थी, जो अब घटकर 2.94% रह गई है। सभी 8 राज्यों ने डॉक्टर सिंह को बताया कि वे कोविड महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए नियमित तौर पर कदम उठा रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या घटने के बाद टीकाकरण और कोविड मानकों के सख्ती से अनुपालन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से किरण शर्मा। कर्नाटक में कोविड लॉकडाउन प्रतिबंधों में और राहत दी गई है। राज्य में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, लेकिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने लॉकडाउन में कुछ और राहत देने की घोषणा की है। ये छूट कल सवेरे से 19 जुलाई की सुबह तक मान्य होगी। बेंगलुरु में कल कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ कार्य कर सकेंगे। मेट्रो रेल और सार्वजनिक परिवहन की सीटों की संख्या के अनुसार लोग यात्रा कर सकेंगे। कोविड मानकों के अनुपालन के साथ मॉल्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिनेमाघर और पब्स बंद रहेंगे और बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वीकेंड कर्फ्यू, जो शुक्रवार से सोमवार सुबह तक लागू होता था, वो अब निकाल दिया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र में कोविड-19 के रोगियों में कमी के बावजूद सतारा जिला प्रशासन ने नए रोगियों के सामने आने को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ये कल से लागू हो गया है। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें खुलेंगी और उनके खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, परंतु सप्ताहांत के दौरान अनिवार्य सेवाएं भी बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सतारा में कोविड-19 के ताजा मामलों में हुई वृद्धि की वजह से जिला प्रशासन ने जिले में पूर्ण तालाबंदी घोषित की है। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों में कोविड मामलों में गिरावट देखी जा रही है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार महाराष्ट्र में कल 9,400 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 153 लोगों की इससे मौत हुई। इस बीच राज्य में कल लगभग 8 लाख लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में एक ही दिन में लोगों को टीका लगाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है और अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में कल कोविड के 76 नए मरीजों का पता चला। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद 190 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में अब तक 8,11,169 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 98.47% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 22 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 12 मामले सामने आए। कल राज्य में 3 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 2,527 सक्रिय मामले हैं, इसमें से 11 मरीज वेंटिलेटर पर है। गुजरात में कल 3,30,500 लोगों को टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कल 4,013 नए रोगियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 4,724 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में कल 115 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। राज्य में 35,000 से अधिक कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 1,60,194 कोविड नमूनों की जांच की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश में अब तक 35 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने हैदराबाद में टीका परीक्षण की नई प्रयोगशाला के निर्माण को मंजूरी दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.06% हुई। संक्रमण से अब तक करीब 3 करोड़ लोग स्वस्थ हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कोविड मामलों में कमी आई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में और ढील दी। कल से कोई सप्ताहांत कर्फ्यू नहीं। पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। महिला क्रिकेट में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 4 विकेट से हराया। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ने विंबलडन टेनिस में मिक्स डबल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया और यूरो कप फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने यूक्रेन को हराया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड और डेनमार्क आमने सामने। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी आज शाम देहरादून के राजभवन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वे राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। एक रिपोर्ट। 2 बार के विधायक और युवा मुख्यमंत्री श्री धामी का कहना है कि उनके पास समय कम है, लेकिन वे जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने जनहित के कई अहम फैसले लिए हैं, जिन्हें वे धरातल पर उतारने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वे युवाओं की समस्याओं जैसे बेरोजगारी के समाधान पर फोकस करेंगे। उनका कहना है कि अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्धारित लक्ष्य को सभी के सहयोग से प्राप्त किया जाएगा। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस महीने की 16 तारीख को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के शिक्षकों के लिए इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सीबीएसई ने घोषणा की थी कि वो शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल एमआईसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से 50,000 शिक्षकों को इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित करेगा। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल इस कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 शिक्षकों को नामित कर सकते हैं, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले स्कूल 10 जुलाई तक अपने शिक्षकों का पंजीकरण करा सकते हैं। इस कार्यक्रम का पहला बैच 20 जुलाई से शुरू होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए आईटी नियमों का पालन कर रहे हैं,
श्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार अपने प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्ट को स्वैच्छिक रूप से हटाने के लिए पहली अनुपालन रिपोर्ट पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। फेसबुक ने पहली अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया है कि 15 मई से 15 जून के दौरान नफरत भरे भाषण और उत्पीड़न सहित नियमों के उल्लंघन की 10 श्रेणियों में 3 करोड़ पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों के अनुसार मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रत्येक महीने प्रकाशित करनी होगी और शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 70 लाख परामर्श देकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस नवीन डिजिटल माध्यम से मरीज प्रतिदिन डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श लेते हैं। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा इस समय 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रही है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म से अब तक 32 लाख रोगियों को सेवा उपलब्ध कराई गई है। पिछले वर्ष अप्रैल में देश भर में पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की। यह रोगी और डॉक्टर के बीच परामर्श का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मरीजों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराता है। ई-संजीवनी ओपीडी पर ऑनलाइन 420 ओपीडी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का प्रबंधन एम्स जैसे प्रमुख अस्पताल कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से 50,000 से अधिक मरीजों ने ई-संजीवनी सेवाओं का उपयोग किया। लगभग 2,000 डॉक्टर प्रतिदिन टेलीमेडिसिन का उपयोग करते हैं। कई राज्यों के लोगों ने ई-संजीवनी सेवा का उपयोग करने के प्रति काफी उत्साह दिखाया है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के इस डिजिटल माध्यम को व्यापक रूप से अपनाने की संभावना बढ़ी है। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। चेन्नई में शाम या रात तक बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और साथ ही वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ आंधी या वर्षा हो सकती है। लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। पटना में बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। जयपुर में भी बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा की संभावना है। पोर्ट ब्लेयर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 1-2 बार गरज के साथ छींटे पड़ने या सामान्य वर्षा होने की संभावना है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब 20 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं भारत की महिला धावक दुती चंद के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला फर्राटा धावक हैं। दुती चंद का जन्म 3 फरवरी 1996 में ओडिशा के जाजपुर में हुआ। वर्ष 2012 में 100 मीटर दौड़ में 18 वर्ष से कम उम्र के वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनकर दुती सुर्खियों में आई। वर्ष 2014 में ताइपे में एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में उन्होंने 100 मीटर दौड़ के लिए क्वालिफाई किया। जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों में उन्होंने 2 पदक जीते। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर 32 वर्ष पहले पीटी उषा के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके अलावा उन्होंने 16 वर्ष बाद देश को 200 मीटर दौड़ में भी रजत पदक दिलाया। वर्ष 2019 में नेपल्स में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में उन्होंने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। हेमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज के दूसरे दिन कल राजस्थान के अलवर जिले के नीमराना शहर के निवासी के जयप्रकाश सबसे पहले सही जवाब देते हुए विजेता बने।
मैं ये खेल जीत के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुश हूँ सर, मैंने कोई प्राइज जीता है। ओलंपिक में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जितने भी श्रोता ये आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते हैं सर, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम सुने और ये क्विज जीतने का मौका प्राप्त करें। सर मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना ये टोक्यो ओलंपिक से पहले इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। आकाशवाणी की ओलंपिक प्रश्नोत्तरी 1 जुलाई से शुरू हुई थी और पूरे देश में इसे भारी समर्थन मिल रहा है। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। वॉस्टिस्टर में भारतीय टीम ने 3 गेंद शेष रहते 220 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान मिताली राज ने 86 गेंद में नाबाद 75 रन की पारी खेली। इसके साथ ही मिताली एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इससे पहले ये उपलब्धि इंग्लैंड की कप्तान शार्लोट एडवर्ड्स के नाम थी। शार्लोट ने 10,273 रन बनाए हैं। इससे पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर इंग्लैंड की टीम 47वें ओवर में 219 रन पर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। मैदान गीला होने के कारण मैच 47 ओवर का कर दिया गया था। मिताली राज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मेजबान इंग्लैंड ने श्रृंखला के पहले 2 मैच जीते थे। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस में भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी मिक्स डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर में सानिया और बोपन्ना की जोड़ी ने ब्रिटेन की एमिली वेबले स्मिथ और एडन मैथ्यूज की जोड़ी को लगातार सेट में 6-3, 6-1 से हराया। अगले दौर में भारतीय जोड़ी का मुकाबला जीन जूलियन रोजर और आंद्रिया क्लेपक की जोड़ी से होगा। इससे पहले महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और अमेरिका की बेथानी मार्टिक सैंड्स की जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पुरुष सिंगल्स में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने तीसरे दौर में ब्रिटेन के कैमरून नॉरी को हराया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और इटली के मैट्यो बेरेटिनी भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने तीसरे दौर में चेक गणराज्य की कैटरीना सेनियाकोवा को हराया। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं। मंगलवार को लंदन के वेम्बले स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला इटली से होगा। बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और डेनमार्क आमने सामने होंगे। क्वार्टर फाइनल में कल रोम में इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से पराजित किया। इंग्लैंड के लिए हैरी केन ने 2 गोल किए, जबकि हैरी मैगुएर और जॉर्डन हेंडरसन ने 1-1 गोल किया। बाकू में डेनमार्क ने चेक गणराज्य पर 2-1 से जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह बनाई। अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इटली ने म्यूनिख में बेल्जियम को 2-1 से हराया, जबकि स्पेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्विट्जरलैंड पर पेनल्टी के जरिए 3-1 से जीत दर्ज की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 5 से 10 जुलाई तक ग्वाटेमाला, जमैका और बहामास की सरकारी यात्रा करेंगे। राज्य मंत्री के रूप में ये उनकी 3 देशों की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान श्री मुरलीधरन इन देशों के शीर्ष नेतृत्व और विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ग्वाटेमाला के व्यापार और वाणिज्य चैम्बर्स के प्रमुखों सहित वे भारतीय कारोबारी समुदाय से भी मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटों में से पार्टी समर्थित 67 उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की है। समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटें जीत सकी, जबकि बाकी सीटें राष्ट्रीय लोकदल सहित अन्य को मिली हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ 67 सीटें जीती हैं। पिछले मंगलवार को 22 जिला पंचायतों के अध्यक्षों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। राज्य चुनाव आयोग ने जीतने वाले उम्मीदवारों की पार्टी संबद्धता की घोषणा नहीं की है। कोविड महामारी के दौरान महाराष्ट्र के धुले में श्री दीप रक्त सेवा समूह के युवाओं ने रक्तदान, पानी और भोजन के पैकेट के वितरण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के जरिए जरूरतमंद मरीजों की सहायता की। इस समूह के 1779 सदस्यों ने रक्तदान किया। समूह के सदस्य कल्पेश शर्मा ने आकाशवाणी को विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। पिछले 15 साल से इस रक्तदान क्षेत्र में काम कर रहे हैं और रक्तदान का काम करते समय थैलेसीमिया जैसी बीमारी के रुग्ण हमने 180 से 190 बच्चों को हमने दत्तक लिया है। हम उन्हें हर 24 दिन बाद नियमित रक्तदान करते हैं और कोरोना जैसी महामारी में हमने 1329 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और कोविड प्लाज्मा भी हमने 150 से 200 रक्तदाताओं ने डोनेट किया। ये काम हम धुलिया, जलगांव, नासिक, पुणे, कोल्हापुर इन शहरों में करते हैं और कैंसर जैसी जो बीमारी है, ऐसे जो रुग्ण है उनको भी हम फ्री में ब्लड डोनेट करते हैं। बिहार में दरभंगा रेलवे स्टेशन पार्सल विस्फोट मामले के 2 अभियुक्तों हाजी सलीम और उसके बेटे काफिल को कल पटना की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 10 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हां चंद्रिका, उत्तराखंड की कमान पुष्कर धामी के हाथ सौंपने को आज लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिन्दुस्तान लिखता है राज्य की सबसे युवा और 11वें मुख्यमंत्री धामी आज शपथ लेंगे। अमर उजाला लिखता है मंत्रिमंडल के भी साथ ही शपथ की संभावना। लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के तहत लाने और सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री के बयान को दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन मामले में स्वतंत्र पत्रकार को संवेदनशील जानकारी कथित तौर पर लीक करने के मामले में गिरफ्तार करने की खबर जनसत्ता में है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत के चुनाव की खबरों पर भी लगभग सभी अखबारों की नजर है। अमर उजाला ने लिखा है जिला पंचायतें चली सत्ता की चाल। राष्ट्रीय सहारा ने नए आईटी नियमों को गूगल और फेसबुक द्वारा मानने को अहमियत दी है। जनसत्ता ने लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा अनुपालन रिपोर्ट पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम। हिन्दुस्तान ने लिखा है ट्विटर नया शिकायत अधिकारी जल्द ही नियुक्त करेगा। कुछ अखबारों ने साइबर सुरक्षा की नई रणनीति इसी वर्ष बनाए जाने की खबर भी दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के इस वक्तव्य को लोक सत्य ने महत्व दिया है कि कोविड महामारी के बाद दुनिया और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाना बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि अब तक के ज्ञात इतिहास में मानव सभ्यता सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। कोरोना से देश में स्वस्थ होने की दर के लगातार बढ़ने पर भी अखबारों की नजर है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है स्वदेशी टीका कोवैक्सीन वायरस पर 77% से अधिक असरदार। दैनिक भास्कर लिखता है लॉकडाउन के प्रतिबंध कम होने के बाद आतंकवादियों के खौफ वाले इलाकों में बेफिक्र ट्रैकिंग। पत्र ने लिखा है कश्मीर घाटी में लौट रही है रौनक। अमर उजाला की खबर है भारत की बेटी सिरिशा अंतरिक्ष जाएंगी। अखबार लिखता है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद सिरिशा बांदला 11 जुलाई को अंतरिक्ष में जाएंगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ तेज बारिश से मिली राहत पर अखबार लिखते हैं शाम की बारिश ने भिगोया दिल्ली को। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में तापमान 4 डिग्री तक कम होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर
देश में अब तक कोविड के 35 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने हैदराबाद में टीका परीक्षण की नई प्रयोगशाला के निर्माण को मंजूरी दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.06% हुई। संक्रमण से अब तक करीब 3 करोड़ लोग स्वस्थ हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कोविड मामलों में कमी आई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में और ढील दी। कल से कोई सप्ताहांत कर्फ्यू नहीं। पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। महिला क्रिकेट में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 4 विकेट से हराया और यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने यूक्रेन को हराया। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला डेनमार्क से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।